निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चंद्र विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आज का बढ़ता हुआ चैनल है। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हैं डॉक्टर अब्दुल मलिक, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और केसरिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर केशव पंडित। डॉक्टर केशव पंडित एटीवी चैनल के सीईओ हैं और आज हमारे पास जुड़े हुए हैं एज अ सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर के रूप में। तो सबसे पहले मैं बीजेपी के डॉक्टर अब्दुल मलिक जी से पूछना चाहता हूं कि जो राजस्थान का बजट पेश किया गया है, इसमें कई चीजें दी गई हैं। बेसिकली राजस्थान के बजट में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बहुत सौगात दिए गए हैं। इवन जो युवा है उनके लिए तो बहुत अच्छा खोला गया है, युवाओं को बहुत अच्छी मतलब सौगात मिली है इस बजट से। हालांकि ये दिया कुमारी का पहला बजट था और बीजेपी का भी पहला बजट था। इंटरिम बजट कह लो इसको आप। एक तरह से ये बहुत मिला जुला था और बेसिकली जब इस बजट को पेश किया गया तो सबसे ज्यादा हंगामा विपक्ष कर रहा था। केवल करप्शन 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 की आवाजें आ रही थी। तो मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर अब्दुल मलिक जी से, क्या इसमें जो डेप्थ है, जो कि पीछे से हमारे यहाँ डेप्थ चली आ रही है कांग्रेस की तरफ से, उसको कोप अप कैसे करेंगे आप और इस नए बजट के साथ कैसे आप आगे बढ़ेंगे? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो एक कार्य है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते रहना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस किसी प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सब आरोप बेसबुनियाद है, निराधार है। आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। ग्राउंड लेवल पर आप जाकर के देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से चुना गया है राजस्थान की जनता के द्वारा, किसानों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, तो इस चीज को आपको भी देखना चाहिए। और ये जो बजट है तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, आम आदमी के लिए, किसानों के लिए बहुत अहम है। जिस प्रकार से अरबों कार्य हमारे द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं और जहां तक इस राजस्थान के बजट की बात है, दिया कुमारी जी जो वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा जो पेश किया गया है, उन्होंने सीएम साहब का भी धन्यवाद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे द्वारा जो बजट लाया गया राजस्थान राज्य के अंदर, ये जनता को देखकर लाया गया। जनता के हित का बजट, किसानों के हित का बजट है, युवाओं के हित का बजट है और युवा तारीफ कर रहा है राजस्थान का इस बजट की। आप जनता की डिमांड को जिस प्रकार से देख सकते हैं, तो जो जनता की डिमांड थी उसके आधार पर ही ये बजट लाया गया। जनता की डिमांड को पूरा करने के लिए इस बजट को हमारे द्वारा लाया गया। सब प्रशंसा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके, विपक्ष को छोड़ करके। विपक्ष निराशा से भरा हुआ है, विपक्ष को आशावादी बनना चाहिए। मैं तो यही सलाह उनको देना चाहूंगा। डॉक्टर केशव पंडित जी, क्या ये राजस्थान का जो बजट दिया कुमारी जी डिप्टी सीएम ने जो पेश किया है, क्या इसको आप संपूर्ण बजट मानते हैं या इंटरिम बजट मानते हैं? क्योंकि इसमें डेप्थ बहुत नजर आ रही है। डॉक्टर केशव पंडित जी, देखो, दो चीजें हैं बजट को लेकर के। सबसे पहले तो अविरल जी को बताना चाहिए था कितने करोड़ का बजट है और युवाओं के लिए कितने करोड़ जो है निकल रहे हैं और कितने करोड़ का महिलाओं के लिए है, कितने करोड़ का किसानों के लिए है, कितने करोड़ का मजदूरों के लिए है। उनको विस्तार से ये रिपोर्ट जो है पेश कम से कम बतानी चाहिए भी थी आपके चैनल के माध्यम से भी। लेकिन सबसे बड़ी नहीं, वो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं बताया। वो काफी लंबा समय हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना नहीं बताया। आप अपना स्टेटमेंट कर दीजिए, उसके बाद सारा स्पष्ट कर दूंगा। हाँ, कोई नहीं, फिर मैं आपको चांस दूंगा, अभी जी चांस दूंगा। मुझे लगता है कि डिबेट का अर्थ ही डिबेट होता है। डिबेट का अर्थ हंसी मजाक नहीं होता है। डिबेट का मतलब है कि बहस, किस विषय पर बहस हो। बहस तो तभी होगी जब कुछ आंकड़े रखे जाएंगे। आएगा जी। सबसे बड़ी जो चिंता है राजस्थान की वो ये है कि पुराना बकाया हुआ वो अब कहीं ना कहीं जो है राजस्थान की वर्तमान सरकार की गले की फांस भी जो है बनता जा रहा है। अब आप सोचिए कि जो 10,000 करोड़ पेंडिंग है गाँव का, एक तो वो बकाया है। उसके लिए सरपंचों ने साफ कह दिया है कल ही
कि हम तालाबंदी कर देंगे अगर आप जो है में 10,000 करोड़ हमारा जो बकाया है उसे आप नहीं देंगे। मनरेगा की अगर हम बात करें, मनरेगा का 4,000 करोड़ का बकाया है और केंद्र का जो है 3,000 करोड़ बकाया है, जो केंद्रीय वित्त आयोग, और उसके बाद ही 3,400 करोड़ जो बकाया है वो राज्य वित्त आयोग का बकाया है। मतलब ये है कि अगर हम गांव को देखें तो उनका 10,000 CR पहले से ही बकाया है, और ऊपर से जो राजस्थान के ऊपर कर्ज है वो 5 लाख करोड़ है, इस समय 5 लाख करोड़ है। तो अब कैसे कर्ज उतारा जाएगा उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। और बजट जो है वो जीडीपी को लेकर के और कई चीजों को लेकर के घाटे में ही आंकड़े दिखा रहे हैं राजस्थान के सरकार के। कि बजट आया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बजट के साथ साथ में ये भी क्लियर करना चाहिए कि जो चीजें आप कर रहे हो वो तो 24 की तैयारी के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पिछला बकाया है उसे कैसे जो है उससे कैसे निपटेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनौती का सामना तो करना ही पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी चुनौती है राजस्थान सरकार के सामने, क्योंकि जो पेंडिंग है उसे खत्म करेगी या फिर जो नए बजट के ऐलान किए गए हैं, क्योंकि दो में से एक ही काम जो है वो हो पाएगा। जी अब्रिल जी, कुछ प्रकाश डालेंगे आप भी? अब मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, जिस प्रकार से जो बजट आया है वो किस प्रकार से युवाओं को, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किसानों को ब्याज मुक्त लोन, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 70,000 पदों पर भर्तियां, केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा। और मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देता हूं कि किस तरीके से युवाओं का ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से वित्त मंत्री के द्वारा ये पेश किया गया, पेनल्टी माफ की जाएगी, ये स्पष्ट कर दिया गया। और उसके साथ साथ आप इस चीज को भी देख सकते हैं, राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़, और उसके साथ साथ जिस तरीके से केशव जी कह रहे थे कि स्पष्ट कर देना चाहिए, तो मैं कितना एलोकेशन है वो भी मैं स्पष्ट साथ साथ कर देता हूं। प्रदेश के 20 मंदिरों पर 300 करोड़ से अधिक, 300 करोड़ से सौंदर्यीकरण। उसके साथ साथ जिस तरीके से लाडली सुरक्षा योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है, मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की गई है, डीपीसी हेतु 2 वर्ष की छूट, और उसके साथ साथ बुजुर्गों के लिए रोडवेज बसों में आधा किराया माफ। उसके साथ साथ श्रमिकों व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पेंशन योजना का ऐलान भी किया गया है। उसके साथ साथ मासिक सुरक्षा पेंशन की धनराशि बढ़ाई गई है। गंभीर बीमारी की स्थिति में आईपी और डे केयर पैकेज जोड़ने का ऐलान किया गया है। और बाकी जिस तरीके से गर्भवती महिलाओं को अब 6,500 रुपए मिलेंगे, उसके साथ साथ गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड, मिशन ओलंपिक्स 2028 की घोषणा की गई है। जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित करने की भी घोषणा की गई है। 70 लाख विद्यार्थियों को हर साल 1,000 रुपए की सहायता की बात भी कही गई है। केजी से पीजी तक, जिसको मैं कह रहा था, निःशुल्क शिक्षा का ऐलान किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि युवाओं की डिमांड भी थी। और उसके साथ साथ प्रदेश संभाग में रोजगार मेला लगेगा, इस बात को भी कहा गया है। 1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिल सकेगा, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। 70,000 पदों पर भर्तियों का ऐलान किया गया है। जो चिल्लाते हैं कि भर्तियां नहीं हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों को ये देख लेना चाहिए। उसके साथ साथ मिलेट्स का उत्पादन सरकार बढ़ाएगी, इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए की बात कही गई है। उसके साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि के लिए वार्षिक 1,400 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। अरावली हिल्स को सुरक्षित करने के लिए 30,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण की बात भी कही गई है। और जिस तरीके से लगातार हमारे द्वारा अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, ये केशव को भी मालूम है। और बाकी काफी लंबा थोड़ा विस्तृत तौर पर यदि केशव जी जानना चाहते हैं तो उसके लिए 5 मिनट का समय और मुझे देना होगा। यदि आप देने के लिए एग्री हैं तो मैं और आपको स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि फिर केशव जी आप राजस्थान पर करें
तो राजस्थान पे केवल आप बोलेंगे, आप राजस्थान 5 मिनट पूरे ले लीजिए। राजस्थान पर ही बोलूंगा, सिर्फ राजस्थान पर ही बोलूंगा, इंग्लैंड पर आप नहीं बोलिए। बोलूंगा, राजस्थान इंग्लैंड पर के नहीं बोलूंगा, राजस्थान पर ही बोलूंगा। बोलिए, बोलिए आप, राजस्थान बोलिए के बोलिए। बोलिए बोलिए 25 लाख ग्रामीणों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने विधानसभा में अपने बजट पेश करने के दौरान, बजट स्पीच के दौरान स्पष्ट कर दिया है। जयपुर मेट्रो का विस्तार होगा, इस बात को भी देख लेना चाहिए। सुशील चक्रवर्ती साहब तो जयपुर से ही बिलोंग करते हैं और सुशील जी को बेहतर मालूम होगा कि जो जनता की डिमांड थी उसको पूरा मुझे करने की लगता है कि बात आप अगर एक बार पढ़ के अगर सुनते चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। उसको आप पूरी लिस्ट फेहरिस्त, ताकि दर्शकों को भी समझ में आएगा। हाँ बोलिए बोलिए। लिस्ट जो है, आप चैनल पर जब आप बैठे हैं और एक एक करके आप बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप पूरी एक बार फेहरिस्त जो है वो पूरी की पूरी आप गिनवा दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। नहीं, मैं अगर आप अच्छा, आप डिटेल चाह रहे हैं क्या, इसकी डिटेल नॉलेज? मुझे क्या पता, आपने कहा कि 5 मिनट आप दीजिए, मैं 5 मिनट में सारा कुछ बता देता हूँ राजस्थान पर। जी नहीं, फिर तो मेरे पास बजट की कॉपी रखी हुई है, मैं बजट की कॉपी पढ़ देता हूँ, उसको आप सुन लीजिए। बजट की कॉपी रुको, बजट की मैं बजट की कॉपी पढ़ देता हूँ। जितना समय दिया कुमारी जी को लगा होगा उतना ही समय सवाल मुझे लगेगा। ना सवाल इससे अलग था। मेरा सवाल था कि जो उसको 10,000 करोड़ नहीं चलेगा, तो पूरा पढ़ रहा हूँ। देखिए, पीएमयू का गठन करके 5 लाख घरों को सोलर से कनेक्ट करेंगे, इस बात को वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने कहा है। और उसके साथ साथ बिजली कंपनियों पर 1,39,200 रुपए का कर्जा, इस बात को भी कह दिया गया है। और जिस तरीके से स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ का प्रावधान, इस बात को भी एक पॉइंट के रूप में आपको देख लेना चाहिए। विकास से वंचित विधानसभाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से जो काफी लंबा चौड़ा हमारा बजट है, ये जनता के लिए है, पर्यावरण, युवाओं को, और जिस तरीके से आप कह सकते हैं मध्यम वर्गीय लोगों को, और उसके साथ साथ ग्रामीणों को, सबको ये समर्पित है। ये किसानों को समर्पित है, किसानों के लिए बजट है। और जिस तरीके से अभी यूनियन बजट आया था, तब भी सुशील जी ने देख लिया होगा कि किस प्रकार से यूनियन बजट के दौरान वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जी इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि किस तरीके से ग्रामीणों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, सबके लिए कार्य किया जाएगा, इस बात को वहां भी स्पष्ट कर दिया गया था। और जिस तरीके से मैं आपको स्पष्ट भी कर देता हूं, आप यूनियन बजट को उठाकर देख लें और राजस्थान के बजट को उठाकर देख लें। अभी हमारा यूपी का भी बजट आया था, उसकी भी आप बात कर लीजिए, यूपी के बजट की भी। तो जिस तरीके से लगातार सब जगह, सब राज्यों के जो बजट आ रहे हैं, वो जनता के हित के हैं, ग्रामीणों के हित के हैं, और फोकस करके रखे गए हैं युवाओं को। ये युवाओं का कर्ज नहीं, आपसे जो सवाल मैं पूछता हूँ उस पर आप नहीं आते हैं। मैंने पहले तो ये आपसे पूछा जो सरपंचों का आप बीच में बोलते हैं, आप सुनते हैं नहीं, आप बोलते हैं, मैं बोलता नहीं हूँ। अनिल जी एक मिनट, अनिल जी सुना दो। जो 10,000 करोड़ का जो बकाया था, जिस पर हमने सबसे पहले जो सवाल किया था कि वो 10,000 करोड़, 4,000 करोड़ जो है मनरेगा का जो बकाया है, उसके बाद में 3600 करोड़ जो है वो केंद्रीय वित्त आयोग का है, और राज्य वित्त आयोग का जो है वो भी 3,000 करोड़ के आसपास। उसको कैसे जो है, हाँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गले की फांस नहीं बनेगा। आपको नहीं लगता है कि ये चीज जो है पहले अटकेगी? क्योंकि पैसा जो बकाया है उसके लिए भी तो मांग उठ रही है, उसके लिए बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। दूसरी चीजें और हम करें, राजस्थान की अगर बात केवल अगर नहीं होगा भाई साहब, जो है बदली है, तो उसके बाद से जो है अपराध भी बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि अपराध कम हुआ है, अपराध लगातार बढ़ा है। उसमें हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इजाफे हुए हैं, कोई कमी नहीं आई है। और गुंडागर्दी में भी कोई कमी नहीं है। जो मर्डर हो रहे हैं वो भी लगातार हो रहे हैं, वो भी जो है संख्या बढ़ी है, उसमें भी कोई कमी नहीं आई है। जो वहां औरदंगी है हो रहा है, आपको प्रूव कर सकता हूँ। जी क्या बोला? क्राइम रेट डिक्रीज हो रहा है, राजस्थान का क्राइम रेट डिक्रीज हो रहा है। उसके साथ साथ जहां भी भाजपा की सरकार आ जाती है वहां का क्राइम रेट डिक्रीज होता है। ये सबको मालूम है, केशव जी को भी मालूम है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं आदरणीय केशव जी, यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनको गिना देना चाहता हूं किस प्रकार से केंद्र की योजनाएं, उसके साथ साथ राज्यों की योजनाएं
और राजस्थान की बात कर लीजिए, राजस्थान की जनता को डबल इंजन की सरकार। सवाल किसी हम दूसरे केवल राजस्थान बजट में बात करें सर अब्रिल जी प्लीज। फिर विकास, जब आपसे पूछो कि कितने बलात्कार हुए, चलिए आप मुझे बताइए कि कितने बलात्कार की घटनाएं हुई है जो भजनलाल सरकार आई है। केशव जी बजट पे कर लो, केशव जी बजट पे कर लो, बजट पे बजट हम एक एक करके हर महीने का उत्तर देने के लिए बाध्य हुए, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। नहीं, फिर आप ऐसी चीजें आप बताते हैं कि नहीं आपके राज्य में नहीं कोई चीज होती है, कांग्रेस के हिसाब से उत्तर देने के लिए बाध्य ही नहीं हो भाई साहब, आप जी। उत्तर देने के लिए बाध्य ही नहीं। चलो बजट 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 संविधान की दुहाई आप देते हैं, अंबेडकर जी के संविधान की जब आप दुहाई देते हैं ना चैनलों में बैठ कर अंबेडकर के संविधान को बताते हैं, यदि आपको पढ़ लेना चाहिए कि अम्बेडकर ने ये भी संविधान कोई भी व्यक्ति अब्रिल जी आपके 5 मिनट हो गए, बैठ के लिख रहे थे ना। अब्रिल जी 5 मिनट हो गए आपके, अब केशव जी को बोलने दो। बाकी के लोग केशव जी आप केशव जी बोलिए, केशव जी बोलिए, बोलिए केशव जी। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का संविधान है, मैं ऐसे संविधान को जानता नहीं हूं और मुझे पता बोलिए 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 संविधान को जानता हूं, देश के को जानता हूं, ठीक है। जब हम बात एक व्यक्ति की करते हैं तो मुझे लगता है कि बाकी के लोग तो फिर बेवकूफ थे, वो तो बैठ करके जो है बस कलम हिलाते थे, वो लिखते पढ़ते नहीं थे, और जो उनका योगदान है ऐसे ही आपने शून्य कर दिया है। चलिए, तो बाकी आप पार्टियों को जो है कोसते रहते हैं, लेकिन अब आज तो देखिए कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक डिग्री पर सवाल उठाए गए। हालांकि अब चुनाव जीतने के लिए विपक्ष के पास भी कुछ नहीं है, ये विपक्ष भी जानता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जहां जहां भी ये हैं, जब ये दावे किए जाते हैं उसके साथ ये भी हल हो कि योगी सरकार में भले ही लगातार विस्तार हुआ हो, कर्ज कम नहीं हुआ है, कर्ज लगातार बढ़ रहा है, और ये कब तक बढ़ता रहेगा, उसको कौन सी किस्त कब दी गई ये भी कम से कम बताएं मलिक साहब। किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने कर्जा उतारने के लिए क्या इन 9 वर्षों में 10 वर्षों के बीच में जहां जहां भी आपकी सरकार रही राज्यों में, राज्य सरकारों ने कर्जा उतारा है, चढ़ाया है? आप मुझे सन डेट बता दीजिए, कितना कर्जा था और कितना कर्जा बढ़ा दिया आपने, और कितना उतारा है और कब उतारा है? क्योंकि इसे उतारने की बात होगी या नहीं, या केंद्र डबल इंजन की सरकार का अर्थ ये तो है नहीं कि आप पैसा लेते रहिए, खर्च करते रहिए और राज्य पर जो है आप बोझ लादते रहिए, आने वाले समय में बच्चे खुद ही उसको भुगतेंगे और दूसरे वो निपटाएंगे। तो ये बता दीजिए कि राज्यवार किसी राज्य ने कहीं कर्जा नहीं था, मतलब पहले से कहीं कर्जा नहीं था, पहले से कर्जा कहीं नहीं था, इसका मतलब ये हुआ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कर्ज जो है वो उतारने के लिए, और इसका अर्थ ये भी हुआ केशव जी जब कर्जा लेकर के अपना घर चलाते होंगे, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया लेकर के जब घर चलाते होंगे, या फिर कोई नई गाड़ी परचेज करते होंगे, या केशव जी आपने नहीं किया ऐसा? कर्जा लेकर के BMW भी लोग परचेज करते हैं। मैंने तो उतारने की मैं बात कर रहा हूँ, आप कर्जे की बात कर रहे हो, मैं वही आपको कह रहा हूँ ये उतारा कितना है? 10 वर्षों में एक भी किस्त गई है क्या किसी राज्य की, या कब से जाएगी? उधारी चुकाएंगे? आप पहले की बात कर लीजिए ना, अगर बात करनी है तो फिर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, मैं तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता हूँ। जी जी, पहले के आप बता दीजिए। जी देखिए, इस प्रकार से आप ही बता दीजिए, क्योंकि सवाल आपने पूछा है कि पहले की सरकारों ने कितना कर्जा नहीं दिया और कितना कर्जा उतार दिया। आप बता दीजिए कि कर्जा पहले की सरकारों के द्वारा ना लिया गया हो, या पहले की सरकारों के द्वारा कर्जा उतार दिया गया। पुरानी सरकार कोई कर्जा नहीं लेती थी, कर्जा लेने की परंपरा हमने शुरू की है क्या? कर्जा लेने की परंपरा हमने शुरू की है क्या? केशव जी जानते हैं, मेरे से ज्यादा विद्वान है, केशव जी बता दो। उतारने की भी तो बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आप खुद से भाग रहे हैं सवाल से। मैंने आपसे कहा कि क्या 1000 करोड़ का कर्ज जो सरपंचों का है बकाया, वो क्या भुगतान किया जाएगा पहले या नहीं किया जाएगा? मनरेगा का जो 4000 करोड़ है राजस्थान के अंदर, वो बकाया चुकता किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? वो बजट से पहले या फिर वो उसे पेंडिंग में ही रखा जाएगा, जिसके लिए सरपंच आंदोलन करेंगे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप केवल सरकार के खिलाफ बोलने के लिए चैनल में बैठे हैं, या कोई अच्छी नीति भी चला सकते हैं? आपका मैं उत्तर नहीं दूंगा। डॉक्टर केशव जो है ये सीनियर देने के लिए नहीं बैठा हूं उत्तर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो वहां के सरपंच है वो, हम तो आंदोलन कर नहीं रहे हैं, ना तो विपक्ष कर रहा है, सरपंच कर रहे हैं, आपकी सरकार के सरपंच, और वो कह रहे हैं इतना बकाया जवाब देने कोई नहीं करेगा, चिंता मत करिए, शांत हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा, कोई आंदोलन नहीं होगा, ये आप ध्यान लीजिए। शांत नहीं, मैं आपसे उत्तर ये पूछ रहा हूँ, वो जो बकाया है, जी मैं बकाये की बात कर रहा हूँ और आप शांति की बात कर रहे हैं।
जी जी बकाया जो है 4,000 करोड़, वो अभी जो 10,000 करोड़ है बकाया, जिसको लेकर के सरपंच आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो बकाया बजट से पहले उनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, चुकता किया जाएगा? मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। हमारी सरकार कर रही है, और जो भी आवश्यक होगा, जनहित में जो भी आवश्यक होगा वो हमारी सरकार करेगी। तो इसका मतलब ये है कि बजट जो है, नया वाला बजट लागू हो जाएगा और पुराना जो बकाया है वो बकाया ही रहेगा, डेप्थ ही रहेगा, और नया फंडिंग चालू हो जाएगी। नए कार्य में बीजेपी ने जो बताया है डबल इंजन की सरकार, वो चलेगी। डॉक्टर अब्दुल जी का यही कहना है ना? क्यों अब्दुल जी, आप यही बोल रहे हैं? हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है। किसी के पेट में दर्द हो रहा है, वो स्वाभाविक भी है, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि पेट में दर्द हो उसे डॉक्टर के पास जाकर के अपना इलाज करवा लेना चाहिए। और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सीधी सादी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ ये भी जान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। अभी खबरें भी आ रही है, केशव जी बेहतर जानते होंगे, आरएलडी का गठबंधन भाजपा के साथ हो सकता है, तो समाजवादी पार्टी भी समाप्त होने के लिए तैयार बैठी है, इंडी गठबंधन समाप्त होने को तैयार बैठा है। इंडी गठबंधन तो मैं कहूंगा समाप्त हो ही चुका है, आरएलडी भागने को तैयार बैठी है। उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी चले गए थे, टीएमसी अलग हो गई, भगवंत मान के बयान के बाद आम आदमी पार्टी अलग हो गई। अब उसके बाद बचा क्या? इंडी गठबंधन की अकाल मृत्यु राजनीति में हो चुकी है। अब उसके साथ साथ आपको देख लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और डबल इंजन की सरकार राजस्थान में आ चुकी है। और जिस तरीके से हमने 3 राज्य अभी जीते थे, तो जनता हमारे पक्ष में है, ये भी स्पष्ट हो चुका है। छत्तीसगढ़ भी हमारे पक्ष में है, मध्य प्रदेश भी हमारे पक्ष में है। और ये भी एक नई चीज स्पष्ट हुई है कि हम नए लोगों को मौका देते हैं। चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी की बात कर लीजिए, जिनको नया मुख्यमंत्री हमने बनाया, नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, सामान्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। हम परिवारवादी लोग नहीं है, भ्रष्टाचारी लोग नहीं है, ये भी स्पष्ट हो चुका है। मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना ये स्पष्ट करता है, भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाना ये स्पष्ट करता है कि हम परिवारवादी लोग नहीं है, जातिवादी लोग नहीं है, भ्रष्टाचारी लोग नहीं है। सबको मौका देते हैं, कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाती है, कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है। और जिसके साथ साथ जो भी व्यक्ति मेहनत करता है उसको महत्व दिया जाना स्वाभाविक है। ये भी आपको जान लेना चाहिए। हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, ग्रास रूट लेवल पर जाकर के कार्य करने वाले लोग हैं। घर में राजस्थान के अंदर जो पिछली सरकार थी कांग्रेस, उसके कितने भ्रष्टाचार हैं, एक भी भ्रष्टाचार का नाम बताएंगे? क्योंकि हम भी जानना चाह रहे हैं कि जो पिछली सरकार है आखिर भ्रष्टाचारी ही होंगे, कोई ना कोई घोटाला भी किया होगा, जेल में भी आपने डाले होंगे, जांच भी चल रही होगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कितने केसों पर जांच चल रही है और कितने भ्रष्टाचार हैं, कितने लोग जेल में डाल दिए आपकी सरकार ने आकर के? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं स्पष्ट करूंगा तो काफी लंबा समय लगेगा। इस बात को आप ध्यान में रखना, बीच में टोका टोकी बिल्कुल नहीं चलेगी। और स्पष्ट मैं करूंगा तो 5 मिनट देना होगा। हाँ अपने जी 5 मिनट ले लो, आप बोलो, बोलिए। बिल्कुल, केशव जी बताते हैं कि चारा घोटाला किसने किया था, चारा चोर कौन था, लालू यादव को जेल जाना पड़ा था, कितने जाना पड़ा था, ये स्पष्ट कर दे करो। तभी कहता हूँ कि कभी कभी जो है मेडिसिन ले लिया करो टाइम से, ठीक है? राजस्थान इलाज की जरूरत है। मैं लालू की बात कर रहा हूँ, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, वो लालू पर पहुंच गए। राजस्थान में लालू ने कब चारा घोटाला किया? आप बताइए ना, कब चारा घोटाला राजस्थान में हुआ? आपने कहा है भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा, इनका प्रश्न ये है राजस्थान राजस्थान में कितने भ्रष्टाचारियों को कंट्रोल किया उसके बारे में बताओ। आप राजस्थान पर चर्चा करने के लिए राजस्थान पे ना हुआ, राजस्थान में तो सरकार नई बनी है, राजस्थान में तो नई सरकार बनी है भाई साहब। अभी राजस्थान में तो अभी सरकार बनी है। नहीं सुन पाया, मैं दोबारा सुना देता हूँ। मैंने ये पूछा कि जो पिछली कांग्रेस रही है उसने कितने घोटाले किए हैं, क्या किसी घोटाले पर केस आपने दर्ज किया है, या पिछला घोटाला अगर कोई है तो वो आप बताएं, या कितने मंत्री आपने कितने अंदर उठा करके किए हैं? क्योंकि पिछली सरकार ने घोटाले तो किए होंगे, क्योंकि आप तो साफ है। राजस्थान में कितने घोटाले हुए हैं पिछली सरकार में? जी बोलिए। राजस्थान की बात कर रहे हैं क्या आप? राजस्थान की बात कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। राजस्थान में अभी नई सरकार बनी है, जहां जारी है हर भ्रष्टाचारी को जेल भेज दिया जाएगा। इस बात की आप चिंता मत कीजिए, सबके ऊपर रेड पड़ेगी, जो भ्रष्टाचारी होगा जेल जाएगा। चिंता बिल्कुल मत करिए, गरीबों की चिंता करने वाले हम लोग हैं।
और उसके साथ साथ जितने भी भ्रष्टाचार किए हुए लोग हैं कोई नहीं बच सकता, सब जेल में जाएंगे। वे तैयार रहे, जिसने पैसा खाया जनता का, जिसने जनता की कमाई को लूटा है वो जेल जाएगा। जांच जारी है, जांच करने वाली जो एजेंसियां हैं, जो अधिकारी हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। और जहां तक बात है पूरे देश की राष्ट्रीय स्तर की, आप राष्ट्रीय स्तर का आंकड़ा आप जानना चाहते हैं तो वो मैं बता दूंगा। ईडी ने और सीबीआई ने 1-1 लाख करोड़ से अधिक 1-1 लाख करोड़ से अधिक संपत्तियों को जब्त किया है। सुनो, 2014 से 2024 के बीच में 2014 से 2024 के बीच में 1 लाख करोड़ से अधिक ईडी और सीबीआई 1-1 लाख करोड़ से अधिक जब्त किया गया है। आप अपराध में आपने 10 साल में कितना कम किया है उस पर भी चर्चा कर लीजिए। कितने बलात्कार हुए 14 से लेकर के अभी तक, कितने बच्चों के जो है कितने अपहरण हुए हैं वो भी आप बात कर लीजिए। कितनी मर्डर हुए हैं और कितने केस हुए हैं, क्या उनका भी आंकड़ा आप रखते हैं? मैंने आपको पहले भी कहा था, कि संविधान पढ़ लीजिए। यूनियन लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है। संविधान मत पढ़वाया, हर बात का उत्तर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। उसमें संविधान पढ़ लीजिए, ये पुस्तक पढ़ लीजिए, वो पुस्तक पढ़ लीजिए। अरे बलात्कार के आंकड़े संविधान में लिखे हैं क्या? मैं भिजवा दूंगा। अगर आप पुस्तक नहीं खरीदना चाहते, पुस्तक अगर आप नहीं खरीदना चाहते, संविधान पैसे नहीं बर्बाद करना चाहते, तो मैं आपको भिजवा दूंगा। मैं आपको डाक के भेज देता हूँ। आपको संविधान पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप जान सकते हो। जब तक आप संविधान नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से संविधान में स्पष्ट किया गया है ये यूनियन लिस्ट में कौन सी चीजें आती है बताइए। ये यूनियन लिस्ट क्या है बताइए ना। राजस्थान में कुल मिला के बजट में बात हो रही है, आप कहाँ घूम रहे हैं? बताइए ना, क्या है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट क्या है, क्या है कंकरेंट लिस्ट, बताइए ना केशव, बताएं कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हैं आप? संविधान के किस पेज पर लिखा है कि 14 से लेकर के 24 तक कितने बलात्कार हुए? जी बताइए कितने बलात्कार हुए? किताब को पढ़ लीजिए, किताब को पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस किताब को ये तो आपको किताब को पढ़नी आती नहीं है, आप इस किताब को तो पढ़ते नहीं हो, बाकी बेबुनियाद बातें करते रहोगे। अरे भाई मेरे दूसरे भीमराव अम्बेडकर जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि संविधान के किस पृष्ठ पर जो है, क्योंकि आपको कंठस्थ है, ये बदतमीजी करने पर आ जाते हैं, ये बदतमीजी करने पर आ जाते हैं। मुझे दूसरा भीमराव अम्बेडकर आप संविधान के किस पृष्ठ पर 2014 से लेकर 24 तक के बलात्कार के आंकड़े हैं, आप बता दीजिए मुझे कौन से पेज पर, और मैं देख लूंगा भाई। ठीक है, किस पेज पर दिए हैं अपहरण के, किस पेज पर दिए किसानों की आत्महत्याओं के, मजदूरों की आत्महत्याओं के आंकड़े दिए हैं संविधान के किसी पृष्ठ पर, बता दीजिए भाई। ठीक है, आप संविधान से आत्महत्या रुक जाएंगी? संविधान किसी का जो है शोषण रोक देगा? आप संविधान पर चले जाते हैं, संविधान का काम संविधान की जगह है, और जहां आंकड़ों की बात है वहां सरकार आंकड़े देती है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। कितने बलात्कार के केस हुए आपकी सरकार ने, उस पर चर्चा करिए ना जी। केशव जी टाइम हमारे पास इतना ही था। कुल मिला के राजस्थान का बजट एक तरह से बहुत ही बढ़िया रहा। केशव जी को संविधान कभी केशव जी ने पढ़ा है तो केशव जी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप आर्टिकल 14 का अर्थ बता दीजिए, आर्टिकल 19 को मेरे आगे नहीं होगा गारंटी के साथ नहीं हूँ। केशव जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद चैनल में आने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर, जय हिंद। टाइम इतना ही था। फिर कभी कर लेंगे बस सर, टाइम इतना ही था सर। थैंक यू बस करो सर, फिर कर लेंगे बहन पे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद।